मयंक, पल्लवी, वंशिका, आर्यन, अभिषेक, सिमरन, प्रवीण, रिजुल। बेटा पोल चल रहा है, आप मार्क योर आंसर्स। मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, फिर मत बोलना किसी ने पूछा नहीं था तुमसे। पोल इस रिगार्डिंग है कि आपको मंडे को कौन सा चैप्टर करना है, तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, तुम पोल नहीं करोगे तो मैं अपने हिसाब से स्टार्ट कर दूंगी। फिर मत बोलना मौका नहीं दिया था तुम्हें सरकार चुनने का, फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जिस ऑर्डर में पोल करोगे उसी ऑर्डर में कराऊंगी चैप्टर। ओके, आई एम गिविंग लास्ट 1 मिनट। ये अभी भी कुछ आ रहे हैं, जब मैं लेट आते हैं फिर मैं उस बच्चे को कुछ नहीं कर सकती। कंसिस्टेंटली एकदम शिद्दत से लेट आ रहे हैं। बेटा पोल इज गोइंग ऑन, 1 मिनट है आपके पास, आंसर भर सकते हो आप। ऑलराइट, 21 होते ही मैं बंद कर दूंगी। अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लीड लेते हुए प्लांट किंगडम उसके पीछे और एनिमल किंगडम बहुत पीछे। तो एज अ फेयर, हाँ मिनॉरिटीज में उनका क्या होगा? सॉरी, जिनका नंबर कम है उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, उनको बाद में गिराया जाएगा और क्या। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही धूमधाम से जीतते हुए, तो पहला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे ग्रुप ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे टिक किया है, उसके बाद प्लांट किंगडम और उसके बाद एनिमल किंगडम। ओके ऑलराइट, नहीं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड देन मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, क्योंकि बेसिक्स है आपके, बिना कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो बेसिक्स ही करते हैं, राइट। चलिए जी स्टार्ट करें फिर आज का। यो मैम, यो मैम, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम, यो मैम, बेटा, और इकोसिस्टम कर लिया हम लोगों ने साथ में रिवाइज। यो मैम, पढ़ा हमने सब है, मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यू, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हमने कर लिया रिवाइज। यस मैम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर लिया, यो मैम, यस मैम, है ना। तो 3 चैप्टर्स तो हमने रिवाइज कर ही लिए, राइट। तो हमारा अक्टूबर तो अच्छा ही चला गया है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम लोग आज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने चैप्टर आप रिवाइज करके जा रहे हो। आई सजेस्ट कि आप इसके बाद जो करो वो करो रिवाइज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें एनसीईआरटी पढ़ो और आपके जो क्लास के नोट्स थे ना, पीडीएफ जो आपको मैंने प्रेजेंटेशंस भेजी है उससे कर लो, वहाँ पे बहुत अच्छे से सारे एग्जांपल्स दिए हैं, और मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन वही आते हैं, एग्जांपल बेस्ड ही आते हैं। उसपे आपसे पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग, हमने किए भी है वो प्रैक्टिस संडे टेस्ट पेपर्स को जब भी हमने डिस्कस किया, राइट। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एटलीस्ट रिवाइज करो, ये आपका एक दिन में हो जाएगा। एक दिन से ज्यादा का चैप्टर नहीं है वैसे तो, मतलब एक दिन में अपना स्कूल जाते हुए वैसे बोल रहा हूँ मैं, तब एक दिन में रिवाइज हो जाएगा अच्छे खासे बिजी स्केड्यूल के साथ, है ना। तो यू रिवाइज दिस, तो एटलीस्ट अपने एफएसटी से पहले इतने चैप्टर तो रिवाइज होने चाहिए। तो आप एटलीस्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रिवाइज करके जाना, ओके। यो मैम, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, ऐसा नहीं है दूसरे में पेपर नहीं आएगा, पेपर तो उससे भी आएगा, पर जिसकी वेटेज ज्यादा है पहले हम उसे करते हैं, है ना। चलो तो एनसीईआरटी निकाल लो। देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग सिंपली आज इन्वायरमेंटल सॉरी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाली चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमने पहले भी इसकी एनसीईआरटी एक बार करी है, एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं क्विकली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इकोलॉजी की बात आती है, तो इकोलॉजी की डेफिनेशन देते हैं ये कि ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन और ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, ठीक है, ये इकोलॉजी होती है। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इसकी स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, इकोसिस्टम की स्टडी, राइट। तो अगर हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं, एक होते हैं लिविंग बीइंग जिन्हें हम कहते हैं एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, राइट। तो हम इनकी बात करते हैं इस चैप्टर में, हम जनरली जिनकी बात करते हैं 2000 नॉन लिविंग फैक्टर, फिर हम लिविंग फैक्टर्स की बात करते हैं। तो अगर हम नीचे जाएंगे सो व्हाट वी विल सी इज ये छोटू सा चार्ट, जिनकी नई एनसीईआरटी उनमें नहीं मिलेगा, पुरानी वाली में मिलेगा, राइट। तो ये हमने संडे टेस्ट पेपर में एक बार लगाया है ना साथ में क्वेश्चन। यो मैम, यस मैम, इसे बनाने का क्या तरीका है, जब भी कोई भी आपके पास ग्राफ सा आता है तो आप क्या देखते हो उसमें सबसे पहले, एक्सिस बाय एक्सिस,
हाँ, एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स है, मतलब क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स है, क्या लिखा है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब कितनी बारिश हाँ, बारिश बारिश या हुई बर्फ या कितनी गिरती है। बर्फ गिरी, शाबाश, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, टेम्परेचर लिखा है। तो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो दैट इज अ हॉट टेम्परेचर, और नीचे की तरफ जा रहे हैं दैट इज अ माइनस ना, तो कोल्ड टेम्परेचर, राइट। दीज आर द बायोम्स। अब हम इसमें से सबसे पहले यूनिक बायोम देखते हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी वाला बायोम कौन सा दिख रहा है आपको? डेजर्ट, ग्रासलैंड पहले मैं एक बार बताऊं, तुम्हारे सामने है, अपने मन से नहीं बोलना, देख के बोलना। ग्रासलैंड्स में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ होती है? आर्कटिक यस, इसको पीछे ले जाओ ना, टेम्परेचर देख लो, देखो 25 है, यहाँ पे -10 है, राइट। अब सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? देखो सबसे ज्यादा बारिश वाला ये दिख रहा है, ये बारिश तक जा रहा है, तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है? तो इसको हमने अर्थ से याद किया था ना, कि ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, तो यहाँ पर बारिश भी सबसे ज्यादा होती है। और ट्रॉपिक के आसपास कौन सा रीजन होता है? टेम्परेट तो इस चैट में ट्रॉपिक के नीचे कौन सा आएगा? टेम्परेट। और फिर एंड में हमने कॉन्ट्रीब्यूट करा है, तो वो यूनिक सा है, अलग सा आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट को याद करना है, क्लियर? यस मैम, नीचे आते हैं। अब एक डेफिनेशन आ जाती है बड़ी सिंपल सी, दैट व्हाट इज निश। तो बेटा निश क्या होता है? प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। प्रोफेशन नहीं, फंक्शनल जीवन का रोल। लक्ष्य, फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल का मतलब क्या होता है? उसका हैबिटेट, वो कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट, उसका रिप्रोडक्शन की हैबिट, वो क्या कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कौन से सीजन में रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या कहाँ रहता है, उसकी टेरिटरी जिसको वो डिफेंड करता है अपने एरिया को, या उसका फूड। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम, इंटरनेट प्रॉब्लम, एग्जिट करके दोबारा, ठीक है। फंक्शनल रोल का मतलब है कि धरती पे क्यों आया है। तो एनिमल धरती पे क्यों आता है? रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा वो अपने घर ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपने बच्चे रेज कर पाए, जहाँ पे वो रह पाए, जिस घर में वो रहते हैं उस एरिया को वो डिफेंड करते हैं, वो अपना खाना ढूंढते हैं। तो जो भी चीजें ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आके करता है उसको कहते हैं निश। समझ आई? ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म ने करा है इस धरती पे आके उसको निश कहेंगे। ह्यूमन को इसमें इंक्लूड मत करना, हमारे और भी पर्पस होते हैं, बाकी एनिमल्स के नहीं होते। क्लियर है ना? यस मैम, अब हम यस मैम, एबायोटिक फैक्टर। तो हम लोगों ने एबायोटिक फैक्टर में 4 फैक्टर्स करे थे। सबसे पहले टेम्परेचर, फिर वाटर, फिर वाटर, और लास्ट सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर, सबसे रेलिवेंट एबायोटिक फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? वाटर, इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। तो हम साइड में लिख सकते हैं कि एनसीईआरटी कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है और उसके बाद वाटर है। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म जिएगा या मरेगा ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये सच है। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका जेंडर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तुमको पता है टर्टल का जेंडर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ज्यादा गर्मी मेल, कम गर्मी फीमेल, ऐसे बहुत से एनिमल्स है। तो तुम सोचो ग्लोबल वार्मिंग होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनकी खराब हो जाएगी, उनके एक ही जेंडर के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, दूसरे जेंडर के बनेंगे नहीं, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन आएगा ना। तुम सोचो थोड़ा मेल मेल टर्टल हो जाए, फीमेल हो ही ना, फिर उनकी पॉपुलेशन तो डिक्लाइन है, अगली जनरेशन आएगी नहीं। तो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, जी नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद पानी, पानी के बिना भी, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता ही है, हमारी बॉडी पानी से बनी है, तो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, फिर वाटर। क्लियर? तो कुछ नहीं किया हमने, इसको साइड में लिख दिया। मैं यहाँ पर इसे कलर वलर कर रही हूँ। अपनी कॉपी को, बुक को साफ रखना, सफाई से लिखना, लिख रहे हो तो, और कैपिटल में लिखना। कैपिटल में क्या होता है, राइटिंग थोड़ी साफ आती है। ठीक है, तुम्हारी बुक है ना, उसको साफ लिखना, राइट। अब टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप दो टर्म्स है जो करते हो टेम्परेचर के अंदर। पहली टर्म है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल लेते हैं। तो यूरी का मतलब वाइड रेंज, और स्टीनो का मतलब
Narrow. बहुत बड़ी रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं। यूरी थर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, राइट। सो फ्यू ऑर्गेनिज्म, याद रखना कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रह सकते हैं जैसे ह्यूमन, हम कुछ ऑर्गेनिज्म ही तो है, सारी दुनिया तो नहीं है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? स्टीनोथर्मल, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है मेजॉरिटी वर्ड, याद रहेगा। Yo-yo man. स्टीनोथर्मल मोर देन यूरीथर्मल, ऐसे लिख लो साइड में तो भी याद हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा पानी। तो पानी यहाँ पे लिखा है अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो सेकंड नंबर पे आता है, लिखा भी इसने सेकंड नंबर पे ही है। खैर हमने ऊपर बना ही लिया था तो मैं यहाँ सेकंड मिटा रही हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म पानी के बिना नहीं रह सकते। अब इसमें से एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आता है कि जो इनलैंड पानी है, इनलैंड पानी में भी नमकीन तो होता ही है, नमक तो होता है पानी में थोड़ा, है ना। तो जो इनलैंड पानी में नमक होता है वो सिर्फ 5 होता है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में आंसर आएगा। तो 5 पार्ट्स पर मिलियन है इनलैंड वाटर में। जो सी वाटर है उसमें 30 to 35 पार्ट पर मिलियन, और जो हाइपरसेलिन बहुत ज्यादा नमकीन पानी वाले लेगून्स है, छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नमकीन पानी है, वो 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। तो आपको 3 यूनिट्स याद रखनी है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन में आपको लिखा है आंसर। तो इनलैंड में कितना है? Less than 5. सी में 30 to 35. 30 to 35. पार्ट्स पर मिलियन, यूनिट के बिना कभी नंबर का कोई मतलब है? और हाइपरसेलिन लेगून Greater than 100 parts. Greater than 100 parts per million. शाबाश, राइट। यही आपको स्टेटमेंट आ जाएगी। कुछ ऑर्गेनिज्म कहीं रह पाते हैं, कुछ नहीं रह पाते हैं, इसी के साथ टर्म आ जाएगी। जो ज्यादा वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में रह सकते हैं उनको हम क्या बुलाएंगे? स्टीनोहेलाइन है यूरीहेलाइन? Uri-haline. यस, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी मतलब नमकीनपन। और जो कम रेंज ऑफ नमकीनपन में रह पाएंगे उनको Stenohaline. बस बस इतना सही है ना। नमक हो गया। अब आते हैं सनलाइट। तो सनलाइट में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक टर्म जिसको हम कहते हैं पार। पार स्टैंड्स फॉर Photosynthetically active radiation. वेरी गुड राजकुमारी। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सन के ऊपर जो पार गिरती है, कितनी गिरती है? लगभग 50%. पक्का 50 लिखा था? Less than 50%. लेस देन 50%, ठीक है। और प्लांट कितनी यूज कर सकते हैं? 2 to 10%. 2 to 10. 2 to 10%। शाबाश, राइट, गुड। अब जो बिल्कुल अंडर वाटर, वो जो बहुत ही अंडर पानी के रहते हैं, उनके पास सनलाइट पहुंचती नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? थ्रू कहीं जगह रेड एल्गी और बाकी जगह पे कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। Chemotroph. ये मैंने तुमको कराया है, नलायक को। ऐसे चुप हो जाते हैं ना हम। मैं नहीं, फेविक्विक ले आई मैंने यहाँ पे। लास्ट इज सॉइल। सॉइल में हमने कल ही एक लाइन पढ़ी थी, परसों एक लाइन पढ़ी थी, याद है तुमको? कि पैरामीटर सच एज पीएच कैसा है मिट्टी का, मिनरल कॉम्पोजिशन कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है, ये डिटरमाइन करता है कि वहां पे कैसे पेड़ पौधे लगते हैं, है ना। याद है? Yo-yo man. Yes, ma'am. क्या रोल होता है एबायोटिक फैक्टर का कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है ना वहाँ पे रिसोर्सेज क्या है। सोचो कोई बंजर जगह है, वहां पे कोई इंसान रहने जाएगा? नहीं ना, No man. है ना। कोई बंजर जगह क्या वहां पे No, एनिमल्स पसंद करेंगे? एनिमल्स भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि खाना नहीं मिलेगा ना। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की पीएच है उस जगह की, मिनरल कॉम्पोजिशन कैसे, अरेंजमेंट कैसी है, वैसे ही वेजिटेशन उस पे होगी, वैसे ही प्लांट्स उस पे ग्रो करेंगे, राइट। वो जो बच्चे बाहर रहते हैं अभी, ये ऐड हुए हैं या नहीं ऐड हुए हैं? ठीक है, तो ये लाइन से क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कॉलेज में, राइट। ओ क्या हो गया, तो कोई बात, चलो चलो आगे। Yo-yo man.
आजकल बहुत हिमाचल में हो रही है ना इंटरनेट का इशू। मैम नॉर्मल, एक सेकेंड, किसी ने कुछ पूछा है। मैम नॉर्मल पीएच सोइल का कितना होता है बेटा? थोड़ा सा एसिडिक होता है, 6.7 to 6.9, थोड़ा सा एसिडिक होता है बस, बिकॉज ऑफ ह्यूमस। अब जहाँ पे ह्यूमस नहीं है तो वो आप थोड़ा सा बेसिक की तरफ चले जाना, ठीक है, इसके अराउंड होता है, ठीक है। पंच बताना समझ आया तो राइट। अब रिस्पॉन्सेज थ्रू एबायोटिक फैक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हम बोल रहे हैं लेट्स से हमारे पास एक है, एक तो तुम ही हो गए बंदरो, एक तुम्हारे पास लिजर्ट होगी, और एक अपने पास हो गए गिलहरी को क्या बोलते हैं? Squirrel. Squirrel. अब चेंज एनवायरनमेंट में वो कैसे एडजस्ट करते हैं, है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर में एक वर्ड आता है होमोस्टेसिस। अब बचपन से हम होमोस्टेसिस के साथ क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? व्हाट इज होमोस्टेसिस? Internal environment को Internal maintain. temperature constant. कांस्टेंट Maintain. इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, है ना। ये स्टेटमेंट हाफ है, सही है लेकिन हाफ है। टेम्परेचर के साथ साथ क्या मेंटेन करना होता है? ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मतलब Osmo Salt and water amount. osmoregulation. आयन नहीं, आयन कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट्स काउंट, ठीक है। सो ऑस्मोलैरिटी का मतलब मेनली सॉल्ट्स काउंट होता है। जैसे सोडियम पोटेशियम आपकी बॉडी में है, न्यूरल कंडक्शन जो न्यूरॉन सिग्नल भेज रहे हैं वो सोडियम पोटेशियम से ही भेजते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाएगा तो फार्म नहीं कर सकते हो। इसलिए जब उल्टियां लग जा रही है तो लूज मोशंस हो जाते हैं, तो आपको वो बुलाते हैं ना, ORS का घोल सब मिला के पिलाएंगे, या फिर नमक पानी वाला, चीनी और नमक पिलाते हैं पानी में डाल के, वो है कभी, Yo-yo मैम. है ना। तो कर क्या रहे होते हैं कि लिक्विड के साथ साथ आपकी बॉडी से आयन जा रहा है, और अगर आयन चला गया तो होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी। होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो रही तो निकल जाओगे, उसके बिना नहीं जी पाएगा ना इंसान। तो होमोस्टेसिस को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो होमोस्टेसिस में टेम्परेचर एंड आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार PYQ में मिलेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है जी, क्लियर है। Yes मैम. अब हर किसी के पास होमोस्टेसिस तो नहीं है, राइट। तो देख लेते हैं किस किस के पास होमोस्टेसिस है। कुछ ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से देखना इस चार्ट को, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं उसमें। देखो अगर ये ग्राफ है तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है इसमें? X-axis and Axis. एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स है? एक्स एक्सिस पे आपको एक्सटर्नल लेवल टेम्परेचर दिख रहा है, और वाई एक्सिस पे आपको इंटरनल लेवल टेम्परेचर दिख रहा है ना। तो देखो क्या कह रहा है वो, ध्यान से पढ़ो कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना मर्जी हो, लेट्स से यहाँ पे 5 डिग्री है और लेट्स से यहाँ पर 30 डिग्री है सेल्सियस, कितना ये 5 है, 50 मत समझ लेना यार, लग रहा है 50 सेल्सियस, ठीक है। एक्सटर्नली जितना मर्जी टेम्परेचर हो, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस पर टिका है, लेट्स से एग्जांपल है, तो वो उतना ही रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बाहर ठंड पड़ी गर्मी पड़ी, उसकी बॉडी मेंटेन कर रही। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बुलाते हैं? Regulators. रेगुलेटर्स। तो ह्यूमन किस में डालूं मैं? Regulator. हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर से कहाँ फर्क पड़ता है? बहुत ठंड हो जाएगी अगर हिमाचल में तो क्या करोगे? Warm clothes पहन लेंगे. वार्म क्लोथ पहन लेंगे, गरम गरम चाय पी लेंगे, पकौड़े खा लेंगे, है ना, फिर सो जाएंगे। Yo-yo मैम. खुश हो गई, अरे मन की बात बोल दी मैम आपने, बस अब तो मन कर गया है ना। Yo-yo मैम. कल खाए थे मैंने सोचा मैं ब्रेक कर दूं, देखो कैसे लेक्चर के बीच में मैं कॉन्सेप्ट ले आई। Oh. तो हम कैसे मेंटेन, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर कहीं ना कहीं से मेंटेन करते हैं। अगर तुम नहीं पहनो स्वेटर तो फिर क्या करेगी तुम्हारी बॉडी मेंटेन करने के लिए? Shivering. ना करके कांपोगे, फोन वाइब्रेट हो तो तुम भी करके वाइब्रेट हो रहे होंगे ना, तो बॉडी मेंटेन करने की कोशिश कर लेगी। दीज आर द रेगुलेटर्स। अच्छा अब देखो दूसरा, देखो इन्हें देखो, ग्रीन वाली लाइन को, एक्सटर्नल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था तो इंटरनल टेम्परेचर उसका लेट से यहाँ पर था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब एक्सटर्नल टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज हुआ उसका इंटरनल टेम्परेचर भी देखो बढ़ता चला जा रहा है ना, दिख रहा है? यो मैम। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है ना। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ इंटरनल टेम्परेचर चेंज होगा तो ये आपको कैसी लाइन दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो स्ट्रेट लाइन वालों को हम क्या बुला रहे हैं, कन्फॉर्मर। जैसे कि लिजर्ड। ठंडी होती है, देखो ठंडियों में आपको लिजर्ड नहीं मिलेगी दीवारों पे, वो छुप जाती है, सो जाती है वो। और जो सर्दियों में जाके सो जाते हैं उनको क्या बुलाते हैं हम, क्या प्रोसेस है वो, सोने चले जाते हैं वो, भालू भी हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, भालू भी सो रहे हैं ना जब तुम पढ़ रहे हो। तो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। जो बहुत ठंडी होती है तो वो धूप सेकते हैं, तो तुमको अक्सर छिपकली धूप सेकती मिल जाएगी, बहुत ठंड होगी तो छुप जाएंगी। और जब बहुत गर्मी होती है तो वो धूप से बचने के लिए छाया में बैठे हुए मिलेंगे, है ना, राइट। अगर सोचो किसी छिपकली को धूप में छोड़ दो, तत्ती धूप में गर्मियों में, क्या होगा उसका, क्या होगा उसका? उसको पसीना आएगा? नो मैम। नहीं आएगा। तो क्या होगा उसका? डेड। हाँ, भुन जाएगी वो, लिजर्ड तंदूरी हो जाएगा वो। तो मत छोड़ना भाई, उसके साथ जबरदस्ती मत करना, उसको जीने देना, ओके। अब देखो लास्ट है, लास्ट देखो ध्यान से, ये यूनिक है। ये कह रहे हैं जब एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है अप टू सर्टेन पॉइंट। उसके बाद एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज करो, इंटरनल टेम्परेचर सेम रह रहा है। तो ये जो ब्लू वाले है ना, ये यूनिक है। ये क्या है स्टार्टिंग में, ये क्या है स्टार्टिंग में, ये है कॉन्फॉर्मर। कॉन्फॉर्मर तो हुए, एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ इंटरनल चेंज हो रहा है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाते हैं, रेगुलेटर्स। तो इनको हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। देखिए याद रखना कि पहले कॉन्फॉर्मर बनते हैं, होते हैं ये, फिर रेगुलेटर हो जाते हैं अगर जरूरत पड़े तो, बाद में रेगुलेटर में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। पहले सी आएगा फिर आर आएगा, राइट। तो इनको हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर। इसका एग्जाम्पल है हमारा स्क्वायरल। सोचो किसी ने सोचा होगा, इतनी क्रिएटिव है ये, है ना, क्रिएटिव है लेकिन, राइट। अब देखो यहाँ पर एक छोटू सा एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने, इसको रीड कर लेना। स्टेटमेंट कभी कभार आ जाती है, वैसे तो कुछ खास नहीं है पर पढ़ लेना, राइट। अब देखो एक और हम कहते हैं कि देयर आर समथिंग विच इज नोन एज, मान लो जो ए बाई टी कंडीशन है वो स्ट्रेसफुल होगी टेम्परेरीली, सो टेम्परेरी स्ट्रेस कंडीशन। जैसे कुछ टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए ठंड होगी, बाकी सब सही है। तो लेट्स से पंछी बैठे हैं, बर्ड्स बैठे हैं, वो सब सही से रहते हैं, लेकिन 2 महीने के लिए बहुत ठंड पड़ती है उस जगह पे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, वो कन्फॉर्मर या रेगुलेटर में या पार्शियल रेगुलेटर में नहीं चेंज होंगे, वो क्या करेंगे, वो उस जगह से भाग जाएंगे या अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो टेम्परेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन में कुछ एडेप्टेशन होती है जो की जाती है। इन एडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। यो मैम। देखो रेगुलेटर हमने पढ़ लिया ऊपर, या मैंने हेडिंग गलत जगह लिख दिया, आगे लिख दिया। तो रेगुलेटर आपने पढ़ लिया जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं, जैसे कि हम बोल देते हैं ह्यूमन हो गए, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इनइट कैपेबल ऑफ रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। देखो दोनों वर्ड मेंशन करे हैं, टेम्परेचर भी और ऑस्मो रेगुलेशन भी, राइट। अब इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखना। ये देखो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो मैमल है इतने सक्सेसफुल है ना दुनिया में, मैमल किसको कहते हैं, which have mammary glands, which है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स मतलब दूध देने वाले ग्लैंड, जिससे वो अपने बच्चों को दूध दे सकते हैं। और विविपेरस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, विविपेरिटी ही उनका फीचर नहीं है, यूनिक फीचर बता जिसकी वजह से उसे मैमल बोलते हैं। हेयर ऑन बॉडी और एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, इंटरनल कब से बच्चे मरने भी हुए थे, इंटरनल प्रवीण नोज वहां पर बहुत ज्यादा गलती हो गई है। बाहुबली याद आ गया मुझे, पानी में हाथ डालो बच्चा बाहर। ठीक है, तो ये कुछ फेमस होते हैं। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मानते हैं, बताओ जो मैमल होते हैं तुमको वहां मिलते हैं,
वो ना बर्फ का घर बना के रहते हैं, वो घर को क्या बुलाते हैं? ईगल्स को हम्म, ईगल मनुष्य इतने मतलब हद होती है, इग्नू बना के रहने लग जाते हैं। और सहारा डेजर्ट इतना गर्म डेजर्ट है, वहां पे भी रह रहे होते हैं। तो ये इंसान हर जगह कैसे रह रहे हैं? मैमल्स में इंसान आते हैं, तो हर जगह कैसे रह रहे हैं हम ये मानते हैं क्योंकि वो होमोस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं ना, इसलिए हर जगह वो रहते हैं। तो ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो मैमल्स का इतना सक्सेस है ना दुनिया में, कहीं भी रह सकते हैं, वो होमोस्टेसिस की वजह से है। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है, समझ आई? यस मैम अब मेरे को एक बात बता दो, हिमाचल से ही हो तुम, एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है? एल्टीट्यूड सिकनेस बता दो यार, तुम्हारे यहाँ पे कोई गेस्ट आता होगा, उसको होता ही होगा। बहुत ऊपर से मैम भी हाई चले एल्टीट्यूड पर जाकर ऑक्सीजन की कमी सांस उखड़ने लगता है। थकान होनी एक सेकंड, हायर एल्टीट्यूड पे जाके क्या होता है बेटा? मैम सफोकेशन हाँ, फील वो तो होती है। उसका सिम्टम हो गया, साइन एंड सिम्टम। लेकिन हुआ क्या बॉडी में ऐसा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हायर एल्टीट्यूड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी में या बाहर इन्वायरमेंट में? यार एल्टीट्यूड सिकनेस मैम हायर एल्टीट्यूड पे लो प्रेशर होता है और बॉडी में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है। हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का लेवल भी लो होता है। ठीक है, तो क्या होता है बॉडी के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं हायर एल्टीट्यूड में, तो एकदम से जाके डिजीनेस फील होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चक्कर आ जाएगा है, तो फिर डिजीनेस होती है। लेकिन थोड़ी देर में टॉप अप भी होने लग जाता है। तो कैसे होता है? जब भी कोई हिमाचल जाता है तो वो हो जाते हैं ना रेड रेड, लाल लाल हो जाते हैं सबके कुछ दिन रह के। तो क्या हो जाता है, आरबीसी इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में। ज्यादा आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगी, तो कम ऑक्सीजन को भी वो पकड़ लेगी ना, जितनी ऑक्सीजन उसको पकड़ लेगी और सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई कर देगी। तो जो डिजीनेस आई थी उसको कहते हैं हम एल्टीट्यूड सिकनेस। बहुत पहले क्वेश्चन आता था ये, वैसे अब तो नहीं आता, बट यू नेवर नो, राइट? यू कैन रीड अबाउट इट नाउ। कन्फॉर्मर्स वही, जो बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ वही अंदर का भी हो गया। तो ये हमने पढ़ा था, संडे टेस्ट पेपर में डिस्कस किया था। मेजोरिटी दैट इज लगभग 99% कीटाणु मारता है लाइजॉल। ये नहीं पढ़ा था हमने, पढ़ा था मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर कॉन्फॉर्मर्स। वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, राइट? यही लाइन हम लोगों ने पीवाईक्यू में करी है, याद आया? यो यो मैम। लग तो नहीं रहा, यस मैम। लग तो नहीं रहा। हाँ हाँ बेटा, माइक ऑन करके मेरे कान में खांसती बेटी तू। राइट, सो ये कॉन्फॉर्मर्स थे। अब अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन से टेम्परेरीली भागना है, तो स्ट्रेस से टेम्परेरी एग्जिट करना है, तो क्या करेंगे? माइग्रेशन टेम्परेरी बचना है, तो उसके है हमारे पास दो जुगाड़। पहला, भाग जाओ, माइग्रेशन। दूसरा, सस्पेंड। सस्पेंड, सो जाओ। ऐसे सो जाओ कि लगे सबको मर गए हो। वो होता है सस्पेंड। हाँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी की बहुत कम हो जाती है, सेल की कम हो जाती है, तो उसको सस्पेंड कहते हैं। ऐसा ही प्रेटेंड करो मर गए हो। गर्मी भी गएगी छोड़ी से, ये तो पहले ही निकल ली, राइट? तो माइग्रेशन और सस्पेंशन, राइट? अब माइग्रेशन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है 2 महीने के लिए, तो पंछी कहेंगे यार ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडी है ना, अब मैं अपनी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी तो चेंज नहीं कर रही, काम करते हैं, चल घूम के आते हैं, गर्म वाली जगह पे जाएंगे, जब वेकेशन के लिए चले गए, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। तो बर्ड्स आपको सबसे ज्यादा करते हुए दिखाई देंगे। तो हर विंटर में आपको दिखता है कि कोलोराडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में जो है, वहां पर साइबेरिया से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। तुम देख रहे हो एनआरआई आते हैं वहां पे, तो कभी जाना, मिलकर आना, है ना? यो मैम। क्वेश्चन आएगा माइग्रेशन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है? दूसरा आएगा, ये बन सकता है कि कोलोराडो नेशनल पार्क है कहाँ पर? राजस्थान में है, ठीक है? तो याद रखना राजस्थान में आते हैं सारे बर्ड्स, हमारे वहां नहीं आते। ओके, यो मैम। नेक्स्ट इज सस्पेंड। सस्पेंड आपको कंडीशन मिलेगी, देखो ऊपर हमने कहीं पे भी हमने किसकी, या तो प्लांट की बात कर रहे हैं या एनिमल की बात कर रहे हैं, लेकिन सस्पेंड आपको बताता है कि ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया भी है यार, वो भी जूझते हैं दिक्कतों से। तो बैक्टीरिया ले लो, फंजाई ले लो, लोअर प्लांट्स ले लो, इन सब के कंडीशन में होता है सस्पेंड वाला केस। जैसे कि फंगस में छोटे छोटे पोर्स बनते हैं, क्या कहते हैं उनको, उन स्पोर्स को? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने,
किसी को याद है? नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं हाइफे क्या? फंगस में नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोनिडिया। ऐसे फंगा हाइफी है ना, तो उनके सरफेस पे आपको मिलेंगे ये दिखते हैं, ठीक है। कॉनिडियस बनते हैं, दे आर नॉन मोटाइल। नीट का क्वेश्चन आता है ये, मजा लगा कभी आंसर दे है? तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। मान लो अनफेवरेबल कंडीशन हो, मौसम बहुत ही खराब है, सारे फंगस मर गए थोड़ा, लेकिन वो पीछे कॉनिडिया छोड़ गए। कॉनिडिया का क्या है? कुछ नहीं है, मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट जैसे डेड है, इधर उधर उड़ रहा है हवा में, हमें दिख तो रहा नहीं, उड़ रहा है, अभी भी उड़ रहा है, ठीक है। अभी मस्त उड़ रहा था, उड़ते उड़ते यहाँ आ गया और यहाँ पे मैंने ब्रेड का पीस बाहर रख दिया। कॉनिडिया के स्पोर ने सॉरी कॉनिडिया ने आके बैठ जाना है। ये मिल गई उसको फेवरेबल कंडीशन, तेरा मौसम बढ़िया है, खाना बढ़िया मिल रहा है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ पे हम फंगाई को ग्रो कराते हैं। और यहाँ उसने उगा दिया फंगस, तो आपके ब्रेड में फंगस लग गया, राइट। सो हुआ क्या यहाँ पे कि वो जो स्पोर था वो अनफेवरेबल कंडीशन में बना था, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, खाना मिल गया, बढ़िया एनवायरनमेंट मिल गया, उसने ग्रो कर दिया और एनिमल को दोबारा जन्म दे दिया, तो इसको हम कहते हैं सस्पेंड कंडीशन। समझ आया? यो मैम। इसी के अंदर एक और कंडीशन आ सकता है, दैट इज एग्जांपल आता है, दैट इज जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक थे जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते थे, तो ये क्या करते हैं, डायपोज की कंडीशन में चले जाते हैं। ऐसे मान लो मर गया टेम्परेरीली, लग रहा मर गया, मतलब कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट नील हो गया है, बहुत कम है, ठीक है। तो उस स्टेज को हम डायपोज कहते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है, दोबारा से खाना वाना आ जाता है, फिर दोबारा से जीने लग जाते हैं, अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये सस्पेंड कंडीशन था, क्लियर है? यो मैम। यस मैम। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट एनसीईआरटी की लाइन में? देख के बताओ, अपनी बुक में देखो, देखो एक बार, कहीं कोई डाउट? हरीश कह रहा है आधा तो चीजें मेरी बुक में थी नहीं, डाउट क्या बताऊं मैं। देख लो किसी को कोई डाउट हो, कोई बच्चा बाहर रह गया हो। नो डाउट? नहीं, देख लो मैम नॉर्मल। वंश को आंसर मिल गया ना इसका? वंश बेटे नो डाउट, तो आगे बढ़ो, ये हम बैठ के एक दूसरे को देखने वाले हैं। यो मैम। तो बोल लो मुंह से। नहीं, मैम पिछला क्वेश्चन रिपीट करना एक बार, लास्ट क्वेश्चन आपने बताया भी। क्या मतलब? हमें कनेक्टिविटी थोड़ी कम थी ना, जो आपने लास्ट क्वेश्चन बताया रिपीट करने। कहाँ तक सुना था? जब आपने क्वेश्चन बता रहे थे आप। जब मेरे को पता नहीं अब क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। कहाँ तक सुना था लास्ट, ये बता। हम क्वेश्चन बता रहे थे आप। कहाँ तक सुना था लास्ट, बात क्या सुनी थी ये बता। सुनी नहीं ना तूने? हम समझ तू गए, याद ही कर। हम समझ गया। हाँ अब तो समझ ही गया ना, ऐसा सुनी नहीं है, देखो फिर पकड़ा गया। अब सुन ले ध्यान से बेटा, अडेप्टेशन क्या होती है? अडेप्टेशन मतलब क्या? बस नहीं, तो को बताती हूँ राजकुमारी, रुक बता अडेप्टेशन क्या है, तू ही बता राजकुमारी। अडेप्टेशन मतलब इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेना, सराउंडिंग्स के इन्वायरमेंट में अपने आप अकॉर्डिंग। को ढालना, सराउंडिंग्स के ऊपर। करेक्ट। कैसे ढालोगे? अगर बहुत ठंडा है तो क्या करोगे? शिवरिंग। हम तो अगर बहुत ठंडा है तो तुमने जान के करा, वो तो खुद से हो गया, तो शिवरिंग हुई तुम्हारी बॉडी के अंदर खुद से ना, तुमने तो कंट्रोल नहीं करा, है ना। तो तुम्हारी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होगी वो, यो मैम। बॉडी के अंदर हुई, तो होगी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अडेप्टेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है ना।
तो बॉडी के अंदर शिवरिंग हुई, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी, ठीक है, एक्सपेंड नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट करती है जब ठंड हो जाती है। तुमने देखा होगा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट से करने लग जाती है जब ठंड होती है। तो शिवरिंग हुई आपकी बॉडी में, राइट, स्वेट ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया स्वेट, ठीक है, तो शिवरिंग हुई, दैट इज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। और जब ठंड लगी तो क्या किया? ब्लड स्वेटर सर्कुलेशन। पहनने में। स्वेटर पहनना। तो ये तुम्हारा कैसा ये कैसी एडेप्टेशन थी? बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियर। बेटा मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होगी कि तेरी बॉडी में चेंज आ गया ऊपर से, तो मैं देख पाऊं। तो तुम्हारी बॉडी में ऊपर से स्वेटर के स्किन के अंदर डाल दिया तूने, मार खाएगी। मोर्फोलॉजी का ये नहीं होता कि बाहर से देख रही हूँ ऐसा, ऑब्जर्वेबल फीचर जो मैं बाहर से देख लूं दैट इज मोर्फोलॉजी, करेक्ट। लेकिन बॉडी में मोर्फोलॉजिकल चेंज का मतलब है मेरे एक हाथ से इसके ऊपर कोई नया स्ट्रक्चर आ गया, 2 हाथ बन गए, मेरे 2 हाथ बन गए तो 2 हाथों से पिटोगे तुम, अभी 2 है 4 हो जाएंगे। बिहेवियर था ये, तुमने कैसे अडेप्ट करा, मैंने बिहेवियर चेंज कर लिया, स्वेटर पहन लिया है। अच्छा, मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का अगर मैं फीचर बोलूं तो एलेंस रूल याद है? मोर्फोलॉजी कैसी आती है? अच्छा, तुम्हारा स्किन का कलर ऐसा है, कौन डिसाइड कर रहा है? जीन्स। मेलेनिन पिगमेंट बनाने के लिए जीन्स डिसाइड कर रही है, करेक्ट है ना। तो Genes, जेनेटिक लेवल yes. पे है ना, यस, तो जेनेटिक लेवल पे तो मोर्फोलॉजी चेंज होगी जीन के साथ। तो एलन रूल क्या बोलता है? एलन ने क्या बात है? कशिश बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी, शायद आंसर सही बोल रही है पर आवाज नहीं आ रही। और कोई? हम इन्वायरमेंट पे भी तो डिपेंड करेगा ना कलर किसी पर्सन का। हाँ, तो जीन्स में मॉडिफिकेशन है ना, वो जीन्स में मॉडिफिकेशन Yes, है इसलिए। अब बताओ एलेंस रूल क्या कहता है? मैम अब आ रही है आवाज। एलेंस रूल क्या? हाँ आ रही है, बोल। मैम जितना कोल्डर क्लाइमेट होगा तो उतने ही मैमल्स के जो ईयर्स और लिम्स होंगे वो उतने ही शॉर्ट होंगे। वेरी गुड, कोल्डर एनवायरनमेंट, शाबाश कशिश। एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज कहते हैं ना उन्हें, एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज लाइक ईयर स्मॉल होंगे, है ना। ये एलेंस रूल था। तो देखो उसके फीचर में फर्क आया ना, जेनेटिक लेवल पे डिसाइडेड है कि कान छोटे बनाने हैं ठंडी में ताकि हीट लॉस कम हो, तो ये जेनेटिक लेवल पे चेंज है। लेकिन चेंज कैसा है तुम देख सकते हो ऑर्गेनिज्म के फिजिकल सेंस में, आप उसको देख रहे हो तो पता चल रहा है ना चेंज है बाकियों से। सो दिस इज अ मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, राइट? समझ आई? यस मैम। यो मैम। एडेप्टेशन अलग अलग टाइप की होती है, आप 3 ही पढ़ते हो। तो ये डेफिनेशन है यहाँ दी हुई, दैट पास कर लेते हैं इसको, एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मोर्फोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर बिहेवियरल हो, जो ऑर्गेनिज्म को मदद करे एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, डेफिनेशन आ सकती है। क्लियर? यो मैम। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जो हमने, अगर आपने संडे टेस्ट पेपर लगाए हैं, अरे यार बेटा पूरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात नहीं कर रही मैं, किसी किसी कंडीशंस में, एक्सट्रीमली ठंड की कंडीशन में हमने ये फीचर देखा है। अब हर जगह तो फीचर अलग होगा ना, वो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका काम करता है, उसको बहुत दूर से सुनने की पावर बहुत अच्छी होती है उनकी, वो उनकी अपनी एडेप्टेशन है, उसके और भी रीजंस है। ये एलन रूथ सिर्फ एक ही बात की बात कर रहा है, ठंडी की। ऑलमोस्ट सेम ही है ये, मोर्फोलॉजी में बहुत साइंटिफिक वे में बोल रही हूँ। मोर्फोलॉजी हम कहते हैं कोई भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, तो कोई भी फिजिकल चेंज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उसको मोर्फोलॉजी कहेंगे। मोर्फोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, तो फिजिकल फीचर जैसे हो गया मेरी आइस, आप देख सकते हो ना, तो मेरी आइस मेरा फिजिकल फीचर है। अब अगर आप मेरी आइस को स्टडी करोगे, आप स्टडी कर रहे हो कैसा कलर है, कैसी दिख रही है, तो आप क्या कर रहे हो? मोर्फोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी। समझ आई? समझ आया वंश? तुमको समझ आया प्रवीण? ओके ठीक है। अब देखो, तो ये वाला हमने एग्जांपल उसमें करा था कि जो कैंगरू होते हैं डेजर्ट में रहते हैं, वो उनको पानी तो वैसे चुल्लू भर होता है, अब चुल्लू भर पानी तो
डूबने के लिए होता है, पी के क्या करेंगे? तो पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं वो? हम पानी की हाँ मैम हम्प होता है उनके उसमें जिसमें फैट स्टोर होता है, फिर वो ऑक्सीडाइज होके शायद हाँ, वाटर तो रिलीज फैट करते की हैं वहां से। ऑक्सीडेशन करके, वेरी गुड, फैट की ऑक्सीडेशन करके उसको ब्रेक करके उसमें से पानी निकाल लेते हैं। और वो जो सूसू करते हैं वो भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इतना लिक्विड ही नहीं होता जैसा हम लोगों का होता है नॉर्मली। ठीक है, तो ऐसे वो अपनी बॉडी में पानी कंजर्व कर लेते हैं और फॉर्म भी कर लेते हैं, तो ये उनकी अपनी एडेप्टेशन है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है जो आपको करनी है। अगर मैं बोलूँ डेजर्ट प्लांट है जो डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट प्लांट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ट्रांसपिरेशन लॉस कम करते हैं। सब डेजर्ट प्लांट की दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम किससे है उसको? वाटर लॉस से। वाटर लॉस की प्रॉब्लम है उसकी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो हीट है, हाँ वाटर लॉस भी है, मना थोड़ी कर रही हूँ। एक तो बहुत गर्मी है और दूसरा वाटर लॉस है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको ऐसी साइकिल करनी है जिसकी वजह से वाटर लॉस बच सके। ठीक है, अब वो हीट से तो कहीं भाग नहीं सकता क्योंकि प्लांट के पास पैर नहीं है, ना वो स्केट्स पहन के कहीं जा सकता है, पैर ही नहीं। तो वो वाटर लॉस को कैसे बचाता है? पहले वो अपने में कैम्प साइकिल कर लेता है। कैम्प साइकिल का मतलब होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो कब खुलते हैं? नाइट में। नाइट में। तो स्टोमेटा नाइट में खुलेंगे, और स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू पानी ऊपर जाता है ट्रांसपिरेशन के लिए। नाइट को खुलेंगे, दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन कैसा हो गया? लो। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है सूरज की किरणों से जो पानी भाप बन के उड़ जाता है प्लांट्स में से, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो कम हो गया। दूसरी एडेप्टेशन क्या है? उसके जो लीव्स होते हैं, लीव्स बड़े हैं, सनी स्टोमेटा काफी डेप्थ बता रही हूँ, लीफ बड़े हैं, स्टोमेटा काफी डेप्थ पे होता है। हाँ वो भी होता है। लीफ बड़े हैं, सनलाइट पड़ेगी तो पानी निकल जाएगा, तुम लीफ को छोटू कर दो, स्पाइन बना दो, अब ज्यादा पानी लॉस नहीं होगा, तो लीफ बिकम स्पाइन्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो जाएगा। और एक और एडेप्टेशन होता है जो प्रवीण बता रहे हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ में नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो अगर ये लीफ है, वैसे तो ऊपर की लेयर सनकट पड़ता है, लेकिन वो नीचे की लेयर में चले जाते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ होंगे, तो सूरज की रोशनी उस तक ना पहुंचाए, तो ऐसे वाले स्टोमेटो को हम बोलते हैं सनकिन स्टोमेटा, सनकट। है ना। तो सनकिन स्टोमेटा, तो ये 3 एडेप्टेशन है डेजर्ट प्लांट की इन्वायरमेंट से बचने के लिए। क्लियर? इनके रूट्स भी काफी डीप होते हैं क्या? ताकि ग्राउंड वाटर तक रीच कर सकें। इनके रूट्स काफी डीप होते हैं, हाँ, कुछ के हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल तक रीच कर सके। हाँ, कुछ के हैं, पर ग्राउंड वाटर ज्यादा होता भी नहीं डेजर्ट में, तो हर किसी के केस में तो नहीं होगा ये, कुछ के हो भी सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो ये 3 जरूर याद रखना। एग्जाम्पल दे, चलो एलेंस रूल, नलायको आता नहीं था तुम्हें? ये देखो लिखा है एलन का रूल, कशिश ने बताया सिर्फ, अब हो जाएगा, राजकुमारी ने बताया, हो जाएगा। मैंने बताया था। मैम कशिश ने अच्छा बताया कशिश था। ने बताया था, सॉरी 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 सॉरी। ये देखो लिजर्ट, धूप सेकने वाली लिजर्ट, जिसको अगर धूप पर छोड़ दोगे तो जाएगी, तो उसके एडेप्टेशन में मेंशन है। तो एडेप्टेशन के यही छोटे छोटे से पॉइंट्स थे। अब आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी वही वाली इकोलॉजी ऐसे तुम्हारी खराब है, इसे पढ़ ले। यो मैम। ठीक है, नीचे आओ, यो मैम। देखो शुरू किया जाए, सब स्टार्ट की जाए। पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपने क्या पढ़ना है? एज पिरामिड, दूसरा आपने पढ़ना है फॉर्मूला पढ़ना है आपने, एनटी इक्वल्स टू एनटी प्लस 1 इक्वल्स टू एनटी वाला, और तीसरा आपने पढ़ना है ग्रोथ कर्व्स। यही पढ़ने, और कुछ नहीं पढ़ना यार, छोटू से तो है। देखो इनको करना कैसे है, ध्यान से सुन लो एक बारी, क्वेश्चन जैसा मर्जी है, अगर तुमको ये पढ़ने आते हैं तो तुमसे हो जाएगा। ये जो एज पिरामिड्स है, ये एज पिरामिड्स में आपको 3 रीजन्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे ये बना है। ये है प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब है बच्चे, ये जो बच्चे हैं ये प्यूबर्टी से नीचे है, तुम्हारी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तुम अब बच्चे और एडल्ट के बीच की स्टेज में हो, तुम वो वाली स्टेज में हो जहाँ तुमको कोई इज्जत नहीं मिलती, ना बच्चे होने का फायदा होता है ना अडल्ट होने का कोई नुकसान, है ना। हाँ मैम आप भी तो बेइज्जती कर रहे हो। तो हाँ वही कह रही हूँ ना, कोई फायदा नहीं तुम्हारा ये बच्चे हैं, इनकी जिंदगी अच्छी है, यहाँ तक तुम्हारी जिंदगी अच्छी थी, तुम अब आगे हो रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज होती है जैसे अडल्ट,
अडल्ट प्यूबर्टी के बाद की एज, तो प्यूबर्टी से लेकर 50 इयर्स की एज तक को हम रिप्रोडक्टिव कहते हैं। कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, इसलिए मैं कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रही। तो तुम्हारी एज से लेकर जितने को प्यूबर्टी आ चुकी है, प्यूबर्टी आने के बाद से लेकर 50 इयर्स की एज तक रिप्रोडक्टिव फेज, तो मैं भी इसी फेज में हूँ, राइट। और लास्ट है हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सुनना क्या है इसमें, जिसे हमने सुनना है वो सेनिसेंस हम प्लांट्स में यूज करते हैं, ये मैं एनिमल के लिए बना रही हूँ। अब जो सुनना है आपको वो ये कि ये जो इन्होंने छोटे छोटे बना रखे ना ट्रॉफिक लेवल जैसे, तुमने ये नहीं देखना 1 है 2 है 3 है, तुमको बस ये देखना है कौन सा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। जैसे प्री रिप्रोडक्टिव को देखो, ये जितना लंबा है उतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो प्री रिप्रोडक्टिव को देखा, अब मैंने नेक्स्ट वाले को इसके साथ से देखना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है तुम्हें, ठीक है। तो प्री रिप्रोडक्टिव के बाद जो रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो रहा है, क्या उसका नंबर कम है या ज्यादा है? हाँ, इसी को समझना है, ये मोर है, ये वाला यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये लेस है, इसको भूल जाओ। सेकंड वाले को तुम एक एक पॉइंट ही देखो, ठीक है। अब ऊपर आओ, रिप्रोडक्टिव के बाद जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो रहा है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव छोटा है या बड़ा है रिप्रोडक्टिव से? छोटा है, स्मॉल है। तो सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव, फिर ऊपर थोड़ा कम, फिर उसके ऊपर थोड़ा कम, राइट। ये बन गया हमारा एपेक्स वाला, तो ये अपना क्या कहते हैं ट्रायंगल वाला। ऐसी पॉपुलेशन को हम एक्सपेंडिंग या कहते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रो कर रही है पॉपुलेशन। ये मिलेगी आपको डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब अगर मैं 20 साल के बाद देखूं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले तो मर जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ओल्ड एज है ना, राइट। रिप्रोडक्टिव वाले इसमें चले जाएंगे जिनका नंबर कम है, लेकिन जितने प्री रिप्रोडक्टिव वाले वो रिप्रोडक्टिव में आ जाएंगे, तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे और पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, तो ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डेवलपिंग कंट्रीज का केस। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इसको ध्यान से देखना। ये पूछते हैं कि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है, कम हुआ ज्यादा हुआ? इक्वल। बस इसे देखना, ऊपर वाले में मत चले जाना यार, वहां से गलत होता है। इक्वल है, प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव इक्वल है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव कैसा है? स्मॉलर, कम है, यस। ऐसी पॉपुलेशन होती है स्टेबल। तो स्टेबल पॉपुलेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इक्वल है, ये इसकी पहचान है। ये आपको मिलेगी कहाँ? डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि यूएस, अमेरिका, ठीक है। जो ओल्ड एज है वो तो कम ही है, वो एक्सपायर हो भी जाएंगे। उसमें जितनी पॉपुलेशन अभी बेबीज प्रोड्यूस कर सकती है, 20 साल के बाद उतनी पॉपुलेशन लगभग बेबीज प्रोड्यूस कर रही है, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी उतनी रह जाएगी ना, ज्यादा बढ़ेगी और कम तो होगी नहीं, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टेबल। नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में क्या है? जो रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव है और जो रिप्रोडक्टिव है, कौन ज्यादा है? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कैसे? कम, स्मॉल, कम है, कम है। तो 20 साल के बाद क्या होगा कि ओल्ड वाले मर जाएंगे, ये रिप्रोडक्टिव वाले ओल्ड एज में आ जाएंगे। अब देखो, जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में आएंगे, लेकिन इनका नंबर तो कम है ना। तो अगर अभी ये पॉपुलेशन लेट से 2 लाख है, तो 20 सालों के बाद अब ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल्स ही बहुत कम रह जाएंगे ना, बचे ही नहीं। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम कहते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन पॉपुलेशन का भी करंट एग्जांपल है चाइना। चाइना में अब ऐसा हो रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा लोग है ही नहीं, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में बहुत कम पॉपुलेशन है। तो आने वाले टाइम में चाइना की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन पे आएगी, समझ आई? अगर उन्होंने कोई मेजर नहीं उठाया तो। क्लियर? यो मैम, बस तुमको यही देखना है कि ये कौन ज्यादा है कौन कम। कॉर्नर से देखा करो और एक एक स्लैब को देखा करो, बस, सारे नहीं देखने। क्लियर है? यो मैम। देखो, अब आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इस पे इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आप टाइम पीरियड की बात करते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितनी पॉपुलेशन है एक एरिया की। टाइम की बात कर लेते हो, अब नंबर की बात करते हो। तो नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ, नंबर ऑफ। नेटेलिटी मतलब डेथ। इमिग्रेशन मतलब आना। यस मैम। और ई माइग्रेशन मतलब एग्जिट, मतलब जाना, चले जाओ। अब देखो, ये वाला चार्ट लेबल होने के लिए आता है बार बार, 1 करोड़ बार, 2 करोड़ बार मैं भी गिरा चुकी हूँ। तो इसको आज 3 करोड़ बार कर लेते हैं। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन, इस वाले चार्ट में सब कुछ कैपिटल्स में लिखा है। लिख लेते हैं इस बात को,
मैम सिंबल सारे के सारे कैसे है? कैपिटल। रिवीजन यही होती है, ठीक है। और साइन पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज, नेगेटिव का मतलब है इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ये हमें क्लियर है। अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। लेट्स से आइलैंड है, ये आइलैंड ले लेते हैं। आइलैंड का नाम क्या रखें? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, हुलुलु। एशिया। तुम बहुत ही बोरिंग लोग हो। हुलुलु, ठीक है। देखो हुलुलु की डेंसिटी की बात करते हैं। अगर हुलुलु की डेंसिटी में बर्थ होंगे, नए बच्चे पैदा होंगे, तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज इंक्रीज है ना। इंक्रीज। तो हुलुलु डेंसिटी की तरफ एरो हेड इसकी तरफ करो, जहाँ पे एरो हेड होता है वहां पे चीजें मूव कर रही है। और इंक्रीज हो रही है तो साइन क्या रखूंगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। और अगर हुलुलु में लेट्स से इंडिया से कुछ लोग चले गए तो आ रहे हैं ना उसकी तरफ, तो इमिग्रेशन हुआ, तो इसकी तरफ आ रहे हैं तो एरो इसकी तरफ लगाओ और पॉपुलेशन डेंसिटी विल पॉजिटिव। इंक्रीज इंक्रीज। अब यहाँ पे कुछ मौत भी होगी, डेथ भी तो होगी, तो अगर डेथ होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। एरो को बाहर निकालो और साइन लगा दो नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर कुछ ने सोचा मैं हुलुलु से मैं अफ्रीका चला जाऊंगा, तो हुलुलु से जो बाहर चले गए, ई माइग्रेशन, एग्जिट हो गए ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज नेगेटिव। है ना। बस आपको एरो हेड देखना है और साइंस देखना है, इसी पे क्वेश्चन आता है। हाँ, लेबलिंग पे आता है। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जो हुलु आइलैंड था उसकी पहले पॉपुलेशन डेंसिटी थी एनटी, अर्लियर डेंसिटी, ठीक है। मैं कह रही हूँ मेरे को आज बताओ डेंसिटी कितनी है, आज क्या डेट होगी? तो कह रहा 2023 में मुझे डेंसिटी बताओ, अभी अभी जता दो। तो तुम लिखोगे एनटी प्लस 1, कह रहे ले +1 रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं अभी की डेंसिटी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो एनटी प्लस 1 निकालेंगे तो पहले की डेंसिटी जो थी वो तो लिखेंगे ही हम। अब हम इनको कर लेंगे, तो जो जिसने डेंसिटी इंक्रीज करी थी उसे एक साथ लिखो, बर्थ प्लस इमिग्रेशन। जिन्होंने डेंसिटी डिक्रीज करी थी उसको एक साथ लिखो, डेथ प्लस इमिग्रेशन। और इनकी वैल्यू को आपस में नेगेटिव कर दो, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। यो मैम फॉर्मूले में गलत क्या होता है? इस फॉर्मूले में साइन गलत होता है। पहले तो एनटी प्लस 1 हम निकाल रहे हैं, इसको बाहर रखना है, अंदर नहीं रखना। दूसरा, हर जगह प्लस का साइन है, सिर्फ एक जगह नेगेटिव का साइन है, ओनली 1 नेगेटिव, याद रहेगा। यो मैम यो T+1 का मीनिंग है? T+1 का मीनिंग है करंट डेंसिटी। जिस भी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो डेंसिटी निकाल रहे हैं ना, तो NT+1 रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी तो डेंसिटी आज 2023 में डेंसिटी निकाल रहे हैं ना, तो पिछली डेंसिटी भी तो कंसीडर करेगा ना कि वहाँ कितने लोग रह रहे हैं, तो वो एनटी हो गया। जो पहले से वहां पे लोग रह रहे थे, लेट्स से 1000 लोग रह रहे थे, वो एनटी हो गया। और करंट तो अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। यस मैम। डन। यो मैम यस। ग्रोथ मॉडल्स बहुत सिंपल है, देखो ग्रोथ मॉडल्स आपको क्या कहते हैं। एक है ठग लाइफ। ठग लाइफ क्या होता है? मस्त जिंदगी मस्त जिंदगी है किसी की? नो यस मैम। वाह बेचारे, काय की मस्त जिंदगी। 3-4 बार बेइज्जती तो तुम मेरी क्लास में करा लेते हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी मस्त लाइफ। मस्त लाइफ जहाँ पे खाने का कोई दिक्कत नहीं, रहने का कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है 4 रोटी के बाद घर बोलोगे एक और रोटी मम्मी खींच के मारेगी, ये तू ही बना ले, आटा खत्म हो गया है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती नहीं है, लेकिन हम बिलीव करते हैं शायद हो, तो लेबोरेटरी कंडीशन में मिल जाएगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, व्हिच इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। कि मस्त जिंदगी, कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर कोई रोक टोक नहीं है तो ऑर्गेनिज्म पहले तो सोचेगा अच्छा ऐसा है, पहले वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसके बाद वो भयंकर रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा? देखो समय के साथ पॉपुलेशन की डेंसिटी, पहले ऑर्गेनिज्म एडजस्ट कर रहा है, देख रहा है कि क्या माहौल है, फिर उसको पता चला अनलिमिटेड खाना है, वो क्या बात है, बुफे लगा है, फिर वो उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती चली जाएगी। तो आपको कैसा कर्व मिला? जे शेप्ड। राइट। फॉर्मूला क्या है इसके? 2 फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज ही याद करने हैं आपको। पहला फॉर्मूला है आपके पास dN/dt, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद टाइम, वो इंक्रीज ही कर रही है, तो आप उसको लिखोगे R × N। R का मतलब है कि एक पॉपुलेशन कितना रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो R इज नोन एज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज नेचुरल इंक्रीज। ये जब क्वेश्चन आया था तो उसमें क्या लिखा था यहाँ पे? डिक्रीज हाँ, गलत हो गया था ना। एक फॉर्मूला ये है
और दूसरा फॉर्मूला है, अगर मैं इसी को लॉग टेबल पर बनाऊं, उसका इन्होंने तुम्हें वो नहीं बनाया है, ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन अगर लॉग पे लिखोगे तो इसी फॉर्मूला को तुम लिखोगे nt इक्वल्स टू n नॉट ई आर टी, जिसमें e होता है नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू, जो तुमको लिखनी नहीं है, बस तुमको इतना फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, नेचुरल, इतनी अच्छी जिंदगी तो है नहीं किसी की, जिंदगी कैसी है तुम्हारी? लॉजिकल, ठग लाइफ। ठग लाइफ तो है नहीं, लॉजिकल ग्रोथ है। लॉजिकल ग्रोथ मतलब एक टाइम तक बढ़ेगा, पहले तो एडजस्ट करेंगे, फिर एक टाइम से इंक्रीज होगा, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा और फिर वो स्टेशनरी सी हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली हर ऑर्गेनिज्म की लॉजिस्टिक ही होती है ना, इसी को हम बोलते हैं रियलिस्टिक, ऐसी होता है। यो मैम। तो रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि नेचर का फैक्टर है, खाना लिमिटेड है Yes, क्योंकि ma'am. नेचर इसको प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो जिस फॉर्मूला में नेचर का फैक्टर आएगा वो लॉजिस्टिक ग्रोथ है। तो पिछले वाला फॉर्मूला लिखो, कैसा था? dn/dt इज इक्वल टू rn। rn। अब नेचर का फैक्टर डालो, तो नेचर कहाँ है? आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे कहाँ है? ऊपर भी है नीचे भी है। चारों तरफ है ना। हाँ, तो अब k को ऊपर भी लिखो, k को नीचे भी लिखो, माइनस n। ठीक है, याद रह जाएगा। यो मैम। ये का मतलब होता है नेचर की कैरिंग कैपेसिटी, वो कितना झेल सकते हैं किसी पॉपुलेशन को। किसी ने भड़क गई ना तो धरती फट जाएगी, सारे अंदर चले जाएंगे। नेचर की कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो गई तो आ जाएगी वो सबको अंदर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dn/dt इक्वल्स टू rn 1 माइनस n/k, ऐसे भी लिखते हैं ना। क्लियर सबको? और इसी को, इसी वाले कर्व, जो ऊपर कर्व बना है, ये जो हमारा ग्रोथ का फॉर्मूला आ रहा है, इसी को हम क्या बुलाते हैं? वर्ल्हर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इसका हमें किस तरीके का शेप मिल रहा है? एस। इसी को हम बोलते हैं सिग्मॉइड शेप। यो मैम। ठीक, तो लेबल होने के लिए आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, अब हो जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, हो जाएगा। यो मैम। ओके, अब इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शंस तो आज नहीं हो पाएगी, तो कल इंटरेक्शंस करा दूंगी ज्यादा से ज्यादा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। बाय मैम। भागने दो मुझे। ठीक है, चलो।